हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेंडेडेन की मांगा को, जिसमें मैं उसके कर्स्ड हाउस आर्क को कवर करूंगा, जो कि सीजन 2 की स्टोरी को कवर करेगा। अगर आपने इससे पहले का सीजन नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ मोमो मस्त हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है, पर तभी वहाँ पर कुछ क्रीपी लोग आ जाते हैं जो मोमो के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले वो जगह टूट कर गिर जाती है। जगह के टूटने पर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इन क्रीपी लोग को, जो कि कीटो फैमिली से हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मोमो के बैग में छिपकर टर्बो ग्रैनी भी आ गई थी और मोमो की यहाँ पर इज्जत कहीं ना कहीं टर्बो ग्रैनी के लक ने ही बचाई थी। मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर में बहुत कुछ गलत है। इधर कैन और जीजी को घर में एक खोखली दीवार मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी तालिस्मान होती हैं। तभी घर की बेल बजती है। जीजी को लगता है कि मोमो आ गई है, पर जीजी जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि गेट पर 5 औरतें खड़ी हैं। ये औरतें भी कीटो फैमिली से ही हैं। हमें पता चलता है कि कीटो फैमिली इस जगह की मालिक है और जीजी के घर के मालिक भी यही हैं। जब से जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, तब से कीटो फैमिली जीजी को यहाँ फ्री में रहने दे रहे हैं। कीटो फैमिली की हेड नाकी जीजी से पूछती है कि क्या वो किसी स्प्लिट मीडियम को फिर से यहाँ लेकर आ गया है। नाकी को लग रहा था कि कैन एक स्प्लिट मीडियम है। जीजी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उन लोगों को यहाँ छोड़ने आया था जिनने मोमो के साथ गलत करने की कोशिश की थी। हमें पता चलता है कि ये कीटो फैमिली के ही हैं। उनमें से एक आदमी कैन से जीजी की फेवरेट सॉकर टीम पूछता है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में कैन जीजी का दोस्त है। कैन जीजी की फेवरेट टीम का नाम बिल्कुल सही बताता है और ये सुनकर खुद जीजी भी शॉक होता है। कैन को जीजी के घर में लगे पोस्टर से उसकी फेवरेट टीम के बारे में पता चला था, ना कि जीजी से उसके साथ आई लड़की के बारे में पूछती है, पर जीजी साफ मना कर देता है कि उनके साथ कोई लड़की नहीं आई। ये सुनकर नाकी को गुस्सा आ जाता है। इधर मोमो एक टेम्पल के यहाँ आती है जो एक ग्रेट स्नेक का होता है। वहाँ पर उस टेम्पल का केयर टेकर होता है जिससे मोमो उस ग्रेट स्नेक को दिखाने के लिए कहती है। वो लड़का मोमो को टेम्पल के अंदर ले जाता है जहाँ ग्रेट स्नेक की सिर्फ एक छोटी सी स्किन होती है। ये देखकर मोमो निराश हो जाती है। वो केयर टेकर इस ग्रेट स्नेक की और विलेज की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पहले जमाने में माना जाता था कि यहाँ के वोल्केनो में एक ग्रेट स्नेक रहता है। उस ग्रेट स्नेक को भूख लगती है तो वोल्केनो फटने लगते हैं। जायंट स्नेक की भूख मिटाने के लिए गाँव में से एक बच्चे का बलिदान दिया जाता था और बलिदान की वजह से 200 सालों में एक भी इरप्शन नहीं हुआ और विलेज में हॉट स्प्रिंग भी ग्रेट स्नेक की देन है। पर इस कहानी पर दोनों को ही विश्वास नहीं था। मोमो यहाँ से जीजी के घर निकल जाती है। घर आकर मोमो देखती है कि कीटो फैमिली ने कैन और जीजी को बहुत बुरा मारा है। मोमो कीटो फैमिली पर हमला कर देती है और फैमिली के सभी मर्दों को पीटने लगती है, पर फैमिली की हेड नाकी मोमो को बड़ी आसानी से हरा देती है और अपने पंचेस से मोमो को उसी क्रीपी रूम में फेंक देती है जिसमें बहुत सारी तालिस्मान चिपकी थी। नाकी मोमो से कहती है कि वो और उसकी फैमिली कई जनरेशन से इस विलेज को बचाते हुए आए हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पिछले 200 सालों से ये फैमिली ग्रेट स्नेक को बलि देते हुए आए हैं और इनको लगता है कि इनकी ऑफरिंग्स की वजह से ही विलेज सुरक्षित है, वरना विलेज का वोल्केनो की वजह से खत्म हो गया होता। नीको ये भी रिवील करती है कि जिस घर में वो अभी खड़े हैं वहाँ पर पहले एक अल्टार होता था ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए। समय के साथ इस जगह पर घर बन गए। इसका भी फायदा कीटो फैमिली ने अच्छे से उठाया। वो फैमिलीज को इस घर में लाते और ग्रेट स्नेक को समर्पित कर देते और आज कीटो फैमिली इन तीनों को ग्रेट स्नेक को खिलाने वाले थे। तभी मोमो उस कमरे के अंदर समाने लगती है। मोमो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कीटो फैमिली उसका रास्ता रोक रही थी। तभी कैन और जीजी उन पर हमला करके उन्हें भी उस कमरे में पटक देते हैं और मोमो को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, बट तभी वो जमीन टूट जाती है और ये सब नीचे आकर गिरते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। तभी वहाँ पर ग्रेट स्नेक आ जाता है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ना कि ग्रेट स्नेक से कहती है कि वो उसके लिए ऑफरिंग्स लाई है और वही 200 सालों से उसके लिए ऑफरिंग्स ला रही थी। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो कुरागारी है और कैन बताता है कि वो मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो गोबी डेजर्ट में पाया जाता है। ये एक मिथिकल बीस्ट है जो इंसानों को खाता है, पर कैन इसके साइज को देखकर थोड़ा शॉक था क्योंकि डेथ वॉर्म्स का साइज 1.5 से लेकर 2 मीटर्स तक होता है, पर ये तो बहुत बड़ा था। तभी ग्रेट स्नेक कीटो फैमिली पर हमला कर देता है और उनके कुछ मेंबर्स को खा जाता है। जीजी, मोमो और कैन घर में छिपने का डिसाइड करते हैं। जीजी एक घर में घुसने लगता है। वो मोमो और कैन को उसके पीछे आने के लिए कहता है, पर जीजी जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि कैन और मोमो अजीब बिहेव कर रहे हैं। जीजी उन दोनों को घर के अंदर ले आता है, पर कैन और मोमो अभी भी अजीब बिहेव कर रहे थे। कैन घर के अंदर तोड़फोड़ करने लगता है। जीजी उसे रोकता है। तभी ग्रेट वॉर्म इन पर हमला कर देता है। जीजी कैन और मोमो को बड़ी मुश्किल से ग्रेट वॉर्म से बचाता है। जीजी अपने पास में बड़े कप को एक जगह पर फेंकता है और ग्रेट वॉर्म उसी जगह पर हमला करता है जिस जगह पर कप गिरा था। ये देखकर जीजी समझ जाता है कि ये वॉर्म साउंड पर रिएक्ट कर रहा है, वो भी वो साउंड्स जो यहाँ की दीवारों की वजह से हो रहे हैं। तभी जीजी देखता है कि कैन खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। जीजी उसे रोकता है और पूछता है कि वो
वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर कैन सिर्फ यही कहता है कि उसे मर जाने दो। ये सुनकर जीजी को वो दिन याद आता है जिस दिन उसके पेरेंट्स ने खुदकुशी करने का ट्राई किया था। जीजी स्कूल से आके देखता है कि उसके पेरेंट्स खुद को फांसी लगा रहे हैं। जीजी जल्दी से जाकर अपने पेरेंट्स की रस्सी काटता है जिससे वो बच जाते हैं। जीजी आकर अपनी मॉम को उठाता है और उसकी मॉम वही कहती हैं जो उससे कैन ने कहा कि मुझे मर जाने दो। इधर प्रेजेंट में मोमो भी खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। मोमो अपने पेट में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुसाने की कोशिश करती है, पर टर्बो ग्रैनी बीच में आ जाती है और वो कांच का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है, पर इससे उसे कुछ होता नहीं क्योंकि वो अभी एक डॉल फॉर्म में है। जीजी सबसे पहले कैन को बांधता है और फिर मोमो को। जीजी टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो जाइंट वॉर्म साइकिक वेव्स रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये दोनों खुद को खत्म करना चाहते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रेट वॉर्म की साइकिक वेव्स के कारण ही इस घर में आने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं और जीजी के पेरेंट्स भी इसी का शिकार थे। जीजी टर्बो ग्रैनी से पूछता है तो फिर वो कैसे नॉर्मल है, वो खुद को क्यों नहीं मार रहा। टर्बो ग्रैनी उसे कुछ बताने जाती ही है कि तभी मोमो अपनी पावर से जीजी पर कांच के टुकड़ों से हमला कर देती है। जीजी उन कांच के टुकड़ों से काफी घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। उसके गिरने की आवाज ग्रेट वॉर्म सुन लेता है। जीजी देखता है कि उसके तो लग चुके हैं क्योंकि सामने ग्रेट वॉर्म था और मोमो ने अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को पकड़ लिया था और खुद पर एक कांच के टुकड़े से हमला करने वाली थी। कैन भी खुद को आजाद कराने वाला था। जीजी एक गहरी सांस लेता है और अगले ही सेकंड बड़ी स्पीड से सबसे पहले मोमो को बचाता है। फिर मोमो, कैन और टर्बो ग्रैनी को उठाकर उस घर से बाहर निकलने लगता है क्योंकि ग्रेट वॉर्म उस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जीजी का पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है जिससे वो नीचे गिरता है। जीजी खुद को संभालता है तो देखता है कि कैन और मोमो फिर से खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जीजी जल्दी से जाकर उन्हें रोका है, पर तभी वहाँ ग्रेट वॉर्म आ जाता है जो उनके ठीक सामने था। जीजी को तो लगता है कि अब तो उसका गेम खलास, पर तभी वहाँ एक और स्प्रिट आ जाता है। ये वही स्प्रिट होता है जो जीजी के सपने में आता था। उसके आते ही मोमो और कैन अपने सेंसेस में आ जाते हैं। ये स्प्रिट इन लोगों की तरफ देखता है। टर्बो ग्रैनी सबसे इस स्प्रिट से नजरें ना मिलाने के लिए कहती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये ईवल आई है जिसकी ईवल गेज लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है, जैसे इस ग्रेट वॉर्म की साइकिक वेव्स करती हैं वैसे ही। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ईवल आई का कर्स और जाइंट वॉर्म की साइकिक वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं और इसी की वजह से मोमो और कैन होश में आए हैं। कैन कर्स फॉर्म में आकर ग्रेट वॉर्म का सिर ही उड़ा देता है, पर वो ग्रेट वॉर्म फिर से अपने सिर को रिजनरेट कर लेता है और इन पर हमला करता है। जीजी ईवल आई से कहता है तो तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड नहीं की थी। टर्बो ग्रैनी जीजी को ईवल आई की आंखों में देखने के लिए मना करती है, पर ईवल आई जीजी के बिल्कुल मुंह के सामने आ जाता है जिससे इन दोनों के नैन आपस में मिल जाते हैं। ईवल आई जीजी को अपना पास दिखाता है। हम देखते हैं कि ईवल आई एक जगह पर कैद है। वो जिस जगह पर कैद है वहाँ एक खिड़की है। ईवल आई उस खिड़की में से देखता है कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ईवल आई की हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे काफी समय से यहाँ पर कैद रखा है और ना उसे खाने के लिए कुछ दिया गया है और ना पहनने के लिए। कुछ दिनों बाद ईवल आई को वोल्केनो के सामने बांध दिया जाता है और वोल्केनो के मैग्मा से ईवल आई जल के भस्म हो जाता है और ये सब और कोई नहीं बल्कि कीटो फैमिली ही कर रही थी। अगले दिन उस अल्टार पर कुछ लोग आते हैं जो देखते हैं कि ईवल आई के अंदर अभी भी जान बाकी है, पर वो कुछ घंटों बाद मर जाता है। ईवल आई की सिर्फ एक इच्छा थी कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था और इसी इच्छा के चलते वो एक स्प्लिट बन जाता है। कुछ सालों बाद जिस जगह पर अल्टार था वहाँ घर बन जाता है और उस घर में एक फैमिली भी रहने आती है। फैमिली में जो बच्चा होता है वो ईवल आई को देख सकता था। बच्चा ईवल आई को देखकर डर जाता है। ईवल आई बच्चे को खुश करने के लिए डांस करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि घर के नीचे कोई है। कुछ दिनों बाद उस फैमिली में पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और उनकी सुसाइड का कारण और कुछ नहीं बल्कि वही ग्रेट वॉर्म होता है। ये बच्चा शायद ईवल आई की वजह से ग्रेट वॉर्म की साइकिक वेव से बच गया था, पर ये बच्चा कीटो फैमिली से नहीं बच पाता। ना कि इस बच्चे को ग्रेट वॉर्म को देने का डिसाइड करती है। वो उस बच्चे को एक चेयर से बांध देती है और उस घर को दफना देती है। ईवल आई उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर वो एक स्प्रिट था तो वो उसे नहीं खोल पाता। उसी वक्त ईवल आई डिसाइड करता है कि वो कीटो फैमिली को खत्म कर देगा और जितने बच्चों को कीटो फैमिली मारती उन सभी की आत्माएं ईवल आई में जुड़ जाती। इधर प्रेजेंट में मोमो जीजी को होश में ले आती है। ईवल आई जीजी से चिपक जाता है। मोमो उसे हटाने की कोशिश करती है तो जीजी मना कर देता है और कहता है कि ये बुरा नहीं है। इधर कैन उस ग्रेट वॉर्म से लड़ रहा होता है। ईवल आई जीजी को नीचे चलने के लिए कहता है और जीजी भी जाने लगता है। मोमो जीजी को मना करती है पर वो उसकी नहीं सुनता, इसलिए मोमो भी जीजी के पीछे जाने लगती है। मोमो नोटिस करती है कि जैसे जैसे वो नीचे जाते जा रहे हैं घर के डिजाइन ओल्ड होते जा रहे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये घर उन सबके हैं जो कीटो फैमिली और उस ग्रेट स्नेक का शिकार हुए हैं। जीजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ईवल आई को मारा गया था। जीजी सोचता है तो ईवल आई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था इतने समय से। तभी यहाँ मोमो और टर्बो ग्रैनी आ जाती हैं। टर्बो ग्रैनी जीजी को ईवल आई
आई से दूर रहने के लिए कहती है, पर जीजी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है वो हमारी तरह है, बस उसका फॉर्म अलग है। टर्बो ग्रैनी और जीजी बहस करने लगते हैं। मोमो उन्हें रोकती है, तभी ग्रेट वर्म एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है जिससे सभी लोगों को झटका लगता है। ग्रेट वर्म अपने मुंह से एक चिपचिपा लिक्विड निकालने लगता है। मोमो, जीजी और टर्बो ग्रैनी उस चिपचिपे सब्सटेंस में चिपक जाते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हारा लक हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसका लक किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता, वो एनिमी के लिए भी लाभदायक हो सकता है। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आने लगता है। मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जीजी को उसे कसकर पकड़ने के लिए कहती है, पर जीजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मोमो देखती है कि जीजी जोन आउट हो चुका है। ईवल आई जीजी को अपनी बातों में फंसाकर उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। ग्रेट वर्म मोमो को खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी ईवल आई जो कि जीजी की बॉडी में है उस ग्रेट वर्म को पछाड़ देता है और कहता है अब मैं इस बॉडी के साथ सभी इंसानों को मार दूंगा। टर्बो ग्रैनी मोमो को सावधान रहने के लिए कहती है, तभी ईवल आई मोमो पर हमला कर देता है। वो एक किक से मोमो को दूर उड़ा देता है, फिर उस पर एक और किक से हमला करता है। मोमो अपनी पावर से शील्ड बना लेती है जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ईवल आई टर्बो ग्रैनी की बेइज्जती करता है और कहता है तुम योकाई हो के इंसानों की तरफ हो, क्या तुम इंसानों की गुलाम हो। मोमो जीजी को होश में आने के लिए कहती है। ईवल आई मोमो से कहता है ये वेसल मेरा है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जहन्नुम क्या होता है। तभी ग्रेट वर्म फिर से इलेक्ट्रिक शॉक का हमला करता है। ईवल आई इस अटैक को अपनी शील्ड से नलिफाई कर देता है। फिर उस घर में जितने भी लोग मरे थे उनकी आत्माओं से एक बॉल बनाकर उस ग्रेट वर्म में देकर मारता है। ईवल आई के इस हमले से ग्रेट वर्म के चिथड़े चिथड़े होने लगते हैं, पर वक्त रहते ग्रेट वर्म यहाँ से निकल जाता है। टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि जीजी के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और वो एथलेटिक भी है। अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी जीजी को अपना वेसल चुनती। फिर टर्बो ग्रैनी मोमो को तैयार रहने के लिए कहती है क्योंकि ये ईवल आई इनकी साइड नहीं था। ईवल आई बॉल को मोमो की तरफ मारता है। मोमो इस बॉल को तो अपनी पावर से रोक लेती है, पर तभी ईवल आई साइड में आकर मोमो में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है जिससे मोमो दूर जाकर गिरती है। फिर ईवल आई बॉल से फिर हमला करता है, पर तभी वहाँ कैन आ जाता है जो ईवल आई के बॉल अटैक को अपनी किक से रोक देता है। ईवल आई कैन से कहता है तुम योकाई हो फिर भी इंसानों को क्यों बचा रहे हो। कैन मोमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। कैन मोमो को बताता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उस ग्रेट वर्म ने यहाँ पर पॉइजन फैलाना शुरू कर दिया है, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारा गेम खलास। मोमो कैन से उस ग्रेट वर्म की वीकनेस पूछती है। कैन बताता है सनलाइट। कैन बताता है कि अंडरग्राउंड ड्वेलर्स और स्राइप्टिड्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया और जर्म्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं झेल पाते जो सन से निकलती हैं। मोमो को जीजी की चिंता हो रही थी, वो उसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। कैन मोमो से कहता है पहले तुम ऊपर जाओ, फिर तुम ऊपर से रस्सी फेंक देना जिससे मैं और जीजी ऊपर आ जाएंगे। मोमो कहती है जीजी किसी की बात नहीं सुनेगा, पर कैन उसे विश्वास दिलाता है कि वो जीजी को हैंडल कर लेगा। मोमो कैन के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। कैन मोमो को एक चेयर पर बिठाता है और उस चेयर को अपने पैर के ऊपर रखकर मोमो से कहता है कि पहले मैं तुम्हें अपने पैरों से लॉन्च करूंगा, फिर तुम अपनी पावर से खुद को और ऊपर लॉन्च कर देना। मोमो को ये आइडिया काफी रिस्की लगता है, पर कैन उसे ऊपर उछाल देता है। मोमो सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है। तभी यहाँ नीचे ईवल आई कैन के पास आ जाता है जो उसे खत्म करने की धमकी देता है। इधर ऊपर मोमो कपड़ों से एक रस्सी बनाती है, पर वो रस्सी बहुत छोटी थी कंपेयर टू जो ये अंडरग्राउंड वर्म का घर होता है। मोमो सोचने लगती है कि वो कैसे इस पॉइजन को रोके और कैसे उस ग्रेट वर्म को हराए। तभी उसे एक आइडिया आता है। मोमो पूरे घर में आग लगा देती है और फायर डिपार्टमेंट को बुलाती है। इधर कैन और ईवल आई में घमासान युद्ध हो रहा था। ईवल आई कैन से फास्ट मूवमेंट कर रहा था, वो उसकी अच्छे से पिटाई करता है। तभी ईवल आई नोटिस करता है कि वर्म पॉइजन का उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। ईवल आई इस फाइट को जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। वो सबसे पहले कैन पर बॉल से हमला करता है, फिर उसे अपने कर्स्ड हाउस में कैद कर देता है। कैन उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट सब व्यर्थ था। ईवल आई कर्स्ड हाउस के अंदर आता है और कैन की ढक्की चिक्की ढाई करने लगता है, पर ईवल आई यहाँ पर सिर्फ एक गलती कर देता है। वो कैन से कहता है कि उसे खत्म करने के बाद वो उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये सुनकर सबसे पहले कैन ईवल आई के मुंह को बंद करता है, फिर कहता है तुझे 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पहला, तूने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरा, तूने जीजी की रेपुटेशन स्पॉइल की, वो कभी भी मोमो को हर्ट नहीं करता। कैन ईवल आई से जीजी को वापस मांगता है। ईवल आई कहता है चुप कर बे कुत्ते, और फिर कैन में पंच देता है, पर कैन उसके पंच से बचकर स्क्वाट लगाना शुरू कर देता है और ईवल आई के मुंह में पंचेस भी देता है। कैन इतनी स्पीड में स्क्वाट और पंचेस देता है ईवल आई में कि वो कर्स्ड हाउस टूट जाता है और ईवल आई अधमरी हालत में बहुत दूर जाकर गिरता है। कैन कहता है तीसरी गलती तूने ये की कि तूने मुझे गुस्सा दिलाया, और ये कहकर कैन भी बेहोश हो जाता है, पर कैन खुद को संभालता है और ईवल आई को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। इधर टर्बो ग्रैनी को दिखाया जाता है जो वर्म के स्टिकी सब्सटेंस में चिपकी हुई थी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ कैन आ जाता है। टर्बो ग्रैनी कैन को आराम से आकर उसे निकालने के लिए कहती है, क्योंकि अगर कैन भी गिरा तो ये दोनों यहीं पर फंस जाएंगे। कैन अपना पूरा जोर लगाकर टर्बो ग्रैनी को उस चिपचिपे सब्सटेंस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर
वो टर्बो ग्रैनी को बाहर नहीं निकाल पाता और खुद भी उस चिपचिपे सब्सटेंस में गिर जाता है। टर्बो ग्रैनी कैन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, पर कैन उसे बताता है कि वो ऑलरेडी 2 बार ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब ये दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। इधर बाहर मोमो की आग की वजह से वहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस आ जाती है। पुलिस मोमो को अपने साथ स्टेशन चलने के लिए कहती है। तभी मोमो नोटिस करती है कि सूरज डूबने वाला है। मोमो फायर ब्रिगेड वाले लोगों से पानी जमीन में डालने के लिए कहती है। तभी जमीन के अंदर से ग्रेट वर्म बाहर निकलता है। उसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मोमो जानती थी कि वो ग्रेट वर्म को फोर्स नहीं कर सकती बाहर आने के लिए, इसलिए उसने एक तरकीब लगाई जो उसे बचपन में जीजी ने बताई थी। जीजी ने एक दिन मोमो को बताया था कि वर्म्स अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, तो जब बारिश होती है जमीन में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वर्म सांस नहीं ले पाते और वो जमीन की सतह पर आ जाते हैं और जैसे ही वो सनलाइट की लपेट में आते हैं उनका गेम खलास। मोमो ने फायर डिपार्टमेंट की मदद से जमीन पर खूब पानी डलवाया, जिसके कारण ग्रेट वर्म को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और वो बाहर आ गया। बाहर आते ही वो सूरज की रोशनी में जलने लगा। ग्रेट वर्म खुद को बचाने के लिए घर की ओट ले लेता है। मोमो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से घर को ही उड़ा देती है, जिससे ग्रेट वर्म सनलाइट की लपेट में आ जाता है और उसका गेम खलास हो जाता है। ग्रेट वर्म अपने मुंह में से कीटो फैमिली को बाहर फेंकता है। ये फैमिली अभी भी जिंदा होती है। मोमो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगती है। तभी वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। नाकी कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है लड़की, तुमने ग्रेट वर्म को मार डाला, अब इस विलेज को वोल्केनो से कोई नहीं बचा सकता। मोमो ग्रेट वर्म की बॉडी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। कीटो फैमिली उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। मोमो हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर जाकर पूरे पानी को ग्रेट वर्म के अंदर ले लेती है। फिर वोल्केनो जहाँ इरप्ट हो रहा था वहाँ जाकर उस पानी को छिड़कने लगती है। ग्रेट वर्म का चिपचिपा सब्सटेंस और पानी का मिक्सचर बड़ी आसानी से आग को बुझा पा रहा था, पर तभी यहाँ नाकी आ जाती है जो मोमो में किक मारती है, जिससे मोमो से ग्रेट वर्म छूट जाता है। मोमो नाकी और कीटो फैमिली को समझाने की कोशिश करती है कि वो वोल्केनो के लावा को रोक रही है, पर कीटो फैमिली उसकी एक नहीं सुनती और मोमो पर हमला करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ वो टेम्पल का केयरटेकर आ जाता है जो मोमो को बचाता है। हमें यह पता चलता है कि ये प्रीस्ट बॉय सेंटा का स्टूडेंट है। सेंटा ने इस प्रीस्ट बॉय को फोन करके बताया था कि 3 नौजवान उसके यहाँ आ रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना। पर सेंटा ने ना तो उनके नाम बताए थे ना फोटो भेजी थी। पर जब प्रीस्ट बॉय के यहाँ मोमो ग्रेट स्नेक को देखने आई तो वो समझ गया कि यही वो सेंटा के नौजवान हैं। प्रीस्ट बॉय मोमो को आग बुझाने के लिए कहता है और खुद अकेला कीटो फैमिली से लड़ने लगता है। मोमो ग्रेट वर्म को उठाकर फिर से लावा और जंगल की आग को बुझाती है। तभी सडनली ग्रेट वर्म टूट जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तभी यहाँ ईविल आई आ जाता है जो अपनी बॉल से ग्रेट वर्म को डैमेज कर देता है और कीटो फैमिली के सभी मर्दों को पछाड़ देता है। नाकी का तो वो एक हाथ तोड़ देता है। प्रीस्ट बॉय उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो भी ईविल आई से मार खा जाता है। मोमो, प्रीस्ट बॉय और नाकी तीनों मिलकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। ये तीनों साथ मिलकर भी ईविल आई का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ईविल आई नाकी और प्रीस्ट बॉय को दूर उड़ा देता है। फिर जैसे ही मोमो पर हमला करने जाता है ईविल आई में एक जोरदार पंच पड़ता है और ये पंच मारा होता है बॉक्सर एलियन ने। बॉक्सर एलियन पंचेस से ईविल आई को पीछे धकेल देता है। तभी यहाँ बॉक्सर एलियन की शिप आती है जिसके अंदर से टैरो और सेंटा बाहर निकलते हैं। सेंटा इस प्रीस्ट बॉय से, जिसका नाम मांजीरो है, उससे प्रेयर चालू करने के लिए कहती है और टैरो को सिग्नल पर चार्ज करने के लिए कहती है। सेंटा और बॉक्सर एलियन दोनों ईविल आई पर हमला करते हैं। बॉक्सर एलियन को तो ईविल आई बड़ी आसानी से अपनी बॉल से पछाड़ देता है, पर ईविल आई सेंटा में एक पंच भी नहीं लगा पाता। सेंटा ईविल आई को अपने बेड से नीचे पटक देती है। फिर टैरो को सिग्नल देती है। टैरो ईविल आई की तरफ आता है। ईविल आई टैरो को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी टैरो के पार्ट ईविल आई से चिपकने लगते हैं। हम देखते हैं कि टैरो के अंदर बहुत सारी तालिस्मान चिपकी हुई हैं। टैरो की बॉडी ईविल आई को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेती है। बॉक्सर एलियन का बेटा यूएफओ की मदद से जायंट वर्म को उठाकर जंगल की आग को बुझाने लगता है। सेंटा मांजीरो और टैरो को थैंक यू कहती है मदद करने के लिए। मोमो और बॉक्सर एलियन कैन और टर्बो ग्रैनी को बचाने जाते हैं। मोमो देखती है कि जहाँ पर कैन और टर्बो ग्रैनी कैद हैं, वहाँ पूरा वर्म का सब्सटेंस जम चुका है। यूएफओ की मदद से ये उस पूरे सब्सटेंस को बाहर निकाल लेते हैं। मोमो उस सब्सटेंस को खोलती है तो देखती है कि कैन और टर्बो ग्रैनी सुरक्षित हैं। टर्बो ग्रैनी हमेशा की तरह शिकायत करना शुरू कर देती है। कैन और मोमो एक दूसरे को सुरक्षित देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद ये सब लोग सेंटा के घर पहुंचते हैं जहाँ ये ईविल आई को जीजी की बॉडी से निकालने का रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी ईविल आई जीजी की बॉडी को नहीं छोड़ता। इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं जहाँ आयरा भी आ चुकी थी। आयरा बॉक्सर एलियन से कहती है मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना करा था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बॉक्सर एलियन बताता है कि सेंटा ने उसे जो गाय दी थी उसने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए उसे यहाँ वापस आना पड़ा और साथ में उसके प्लेनेट पर वातावरण थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ रहने आया है। आयरा बॉक्सर एलियन के बच्चे को देखकर उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। सेंटा और मांजीरो ईविल आई और जीजी को कैसे अलग करें इसके बारे में बात कर रहे थे कि तभी टैरो जैसे ही गर्म खाना खाता है उसके अंदर के जीजी को होश आ जाता है। जीजी कहता है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, सब लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। ये देखकर सब लोग
शॉक हो जाते हैं। सेंटा सबको दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि ये इविल स्पिरिट की कोई चाल भी हो सकती है। सेंटा टैरो को अपना फेस ओपन करने के लिए कहती है। टैरो अपना फेस खोलता है और सब लोग देखते हैं कि जीजी होश में आ चुका है। सेंटा मोमो को ठंडा पानी लाने के लिए कहती है। मोमो सेंटा को ठंडा पानी देती है जिसे सेंटा जीजी के ऊपर फेंकती है और जैसे ही ठंडा पानी जीजी के ऊपर गिरता है इविल आई उसके ऊपर भारी हो जाता है। सेंटा फिर से जीजी के ऊपर गर्म पानी मारती है। गर्म पानी से फिर जीजी को होश आ जाता है। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर जीजी कोल्ड वाटर की लपेट में आया तो वो इविल आई बन जाएगा और उसे नॉर्मल बनाने के लिए इन्हें गर्म पानी डालना होगा। सेंटा जीजी, मोमो और कैन से माफी मांगती है कि अगर उसे पता होता वहाँ इविल आई है तो वो कभी भी उन्हें वहाँ नहीं जाने देती। टर्बो ग्रैनी इन सबका मजाक बनाती है और इन्हें चेतावनी देती है कि इविल आई बहुत खतरनाक है। वो एक माउंटेन योकाई है और माउंटेन योकाई की पावर्स एक गॉड्स जितनी होती है। अगर कोई आम इंसान माउंटेन योकाई की लपेट में आ जाए तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। सेंटा भी इस सिचुएशन को समझती है और सब लोगों को जीजी पर नजर रखने के लिए कहती है। वो जीजी को इस सिटी से बाहर जाने के लिए भी मना करती है। सेंटा सबको थर्मस बोतल देती है और उसमें गर्म पानी भरने के लिए कहती है। वो कहती है अगर जीजी इविल आई बन जाए तो वो गर्म पानी से उसे नॉर्मल कर दे। सेंटा जीजी को भी ठंडे पानी से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद बॉक्सर एलियन और उसका बच्चा यहाँ से चले जाते हैं। सेंटा ने बॉक्सर एलियन की रहने की व्यवस्था एक फार्म में कर दी थी जहाँ पर बहुत सारी गायें थी। अगले दिन सेंटा, मांजीरो, कैन, मोमो और जीजी जो कि टैरो की बॉडी में है ये सब जीजी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। रास्ते में हम कैन और मोमो का थोड़ा प्यार भी देखते हैं। जीजी अपने पेरेंट्स से मिलकर इमोशनल हो जाता है। टीवी में बताया जा रहा था कि जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था वो कंट्रोल में है और कीटो फैमिली को मर्डर्स के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया है, पर फैमिली की हेड नाकी फरार है। इसके बाद नाकी को दिखाया जाता है जो पुलिस से छिप रही थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नाकी कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एलियन है। और इसी क्रेजी एंडिंग के साथ ये आर्क एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आर्क में।